अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 58 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। बच्चे में खबर 2-3 अभी नहीं आए, तो तब तक एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर हम कोई एसेट ख़रीदें फ़ॉरेन करेंसी में उधार पे, तो हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं जिस दिन ख़रीदते हैं, एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, लेट से 10 रुपये से। कल एक बच्चे ने ना सवाल किया था, आई थिंक आपने किया था। अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा था कि ऐसा होता है कभी कभी कि एक्सचेंज लॉस आ जाता है। एक्सचेंज लॉस कैसे आता है कि आपने पेएबल तो 10 रुपये से डेबिट किया, लेकिन जब कैश पे करने लगे तो कैश आपने 12 रुपये पे किया, तो 2 रुपये का आपको लॉस आ गया। तो हमने कहा था कि ये लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करते हैं। टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो एसिड की वजह से आया है, तो इसको एसिड कॉस्ट में ऐड कर दो। यही पढ़ाया था, बोलो। अच्छा, अब दूसरे वाला पॉइंट भी देख लें। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 रुपये हमने पे करने थे, जब पे करने गए तो हमारा काम 8 से ही बन गया, तो 2 रुपये का एक्सचेंज गेन। यही सवाल किया था ना आपने कल, 2 रुपये का एक्सचेंज गेन आ गया। अब एक चीज़ अगर पढ़ा दी जाए ना बेटा, तो दूसरी जुगाड़ लगा भी लिया करो। वैसे आपस की बात है। क्या बताया था आपको कि एक्सचेंज लॉस को टैक्स वाले कहते हैं ये तो एसिड की वजह से है, इसको एसिड कॉस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। और हम उसको एक्सपेंस आउट किए बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि आप करंट टैक्स में इसको रिवर्स करो, यानी प्रॉफिट तक आते आते लेस किया हो तो ऐड बैक करो, और उसके बाद आप इसको एसिड का पार्ट बनाओ, ठीक है। सही है ना? यही सीखा था ना हमने, पास पेपर 12 था ना वो, पास पेपर 12 दुआ लिमिटेड, ठीक है। उसके अंदर तो एक मिनट भाई, एक मिनट ज़रा पूछ के तो आना था, पॉज कर दें। अच्छा जी, तो मैं यार कर रहा था कि पहले बल्कि पुरानी बात ही दोबारा करें, बीच में पॉज करना पड़ गया कि हमें पेएबल 10 पे करने के लिए 12 रुपये पे करने पड़े, तो 2 रुपये का हमें आया था एक्सचेंज लॉस, ठीक है। और हमने ये सीखा था कि टैक्स वाले कहते हैं ओहो ये तो एसिड की वजह से हुआ है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ ने क्या कहा था, एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दो। ऐसे ही है, टैक्स अथॉरिटीज़ ऐड एक्सचेंज लॉस इन कॉस्ट ऑफ एसिड, ठीक है। वो कहते थे कि आपने एक्सपेंस किया हुआ है, ऐड बैक करके रिवर्स करो और एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दो। याद आ रहा है? पास पेपर करीब ही है ये, पास पेपर 12, ये देखो, ये डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन, ठीक है। तो पास पेपर 12 ये एडजस्टमेंट वहाँ देखिए जी। चलो, अब अगला क्या काम हुआ जी। आज क्या हुआ, हम पेएबल पे करने गए, 8 रुपये में ही काम बन गया, और 2 रुपये का हमें एक्सचेंज गेन हो गया। तो अब ये बात पढ़ाई नहीं हुई थी, तो मैं ये कह रहा था आपको कि जुगाड़ लगा लिया करो यार, सीधी सी बात है। लॉस पढ़ाया है तो उसमें वो क्या कहते हैं, लॉस नहीं है जी एसिड की वजह से है, तो एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दो। ऐसे ही वो गेन के बारे में कहेंगे ये गेन नहीं है, हमने प्रॉफिट तक आते आते इसको ऐड किया हुआ, क्या कहेंगे, रिवर्स करो। और वो कहेंगे इसको एसिड की कॉस्ट में से लेस करो, इसको एसिड कॉस्ट में से डिडक्ट करो, उलट कर दें उसका, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटीज ऐड एक्सचेंज लॉस इन कॉस्ट ऑफ एसिड एंड डिडक्ट एक्सचेंज गेन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसिड। अब ये कोई पास पेपर नहीं है, ये अब आ सकता है इस दफ़ा, ठीक है। ऐसा तो आवाज़ है, आ जाए इस दफ़ा, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं, ट्रीटमेंट भी इसका देख लेते हैं जल्दी से। ये नहीं किया हुआ ना ट्रीटमेंट, हमने नहीं किया, वो तो पास पेपर 12 में हो गया। अब इसमें क्या होगा जी, करंट टैक्स में हमने प्रॉफिट तक आते आते इसे इनकम है ना ऐड किया होना है, तो वो क्या करवाएंगे हमसे, लेस, कितना, 2, ये एक्सचेंज गेन है, ओके। और सही है, लॉस के बारे में हमने माइनस किया हुआ था, उन्होंने ऐड करवाया था, गेन उलट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसिड एज ऑन वाली वर्किंग के अंदर क्या है,
कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। अब हम कैरिंग अमाउंट कह रहे हैं जी, मिसाल एसेट हमारा कितने का है जी, 10 रुपये का। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं जी ये 8 रुपये का है। ये उस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे ऐड हुआ था 2 और यहाँ 12 हो गया था, ठीक है ना, सही है। तो ये ट्रीटमेंट भी देख लें, ठीक है। हाँ टैक्स वाले तो रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं है, उसको अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पे वो पहले गया है साथ ही जाना है उसने। रिवैल्यूएशन को नहीं मानते तो वो उसी के साथ ही जाएगा, ठीक है जी। फिर भी नहीं करेंगे, इतना डीप मैं भी नहीं सोचा। कर दो यार पॉज ज़रा जल्दी से। अच्छा जी, चलें जी क्वेश्चन करते हैं अपना आज वाला, बच्चे भी पूरे हो गए। ऑरेंज लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर आ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन OL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18 इंक्लूडिंग अ रेकन्सिलिएशन, और कंप्यूट डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस। वर्किंग इधर ही कर लेते हैं, अभी पता है आपको। वहाँ पे नोट बनाएंगे, उसके बाद करंट टैक्स की वर्किंग होगी, डेफर टैक्स की वर्किंग होगी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। इरादा तो बड़ा है कि 40-45 मिनट में सवाल हो जाए। वैसे मार्क्स कितने हैं इसके? 18 इंटू 1.8 कितना बनता है? 18 इंटू 1.8 वैसे, हाँ तो वैसे तो आधे घंटे में हो जाना चाहिए। नोट यहाँ पे बना लेंगे जी, उसके बाद तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता। करंट टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे। पीबीटी एड लेस वाली, ठीक है, एक ही साल का कहा है ना उन्होंने। देखो जब तक कंपैरेटिव कहे ना, IAS 8 के अलावा कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसमें कंपैरेटिव कहे बगैर हम शुरू हो जाए। IAS 8 वाला स्टैंडर्ड है जिसमें कंपैरेटिव नहीं भी कहता था FAR 1 में, तो हम कंपैरेटिव्स बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वन साल जी। और फिर यहाँ पे हम बना लेंगे डेफर टैक्स लायबिलिटी, ये भी अलग से रिक्वायरमेंट है, स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 2000 बताएंगे 18, ठीक है। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। अच्छा अब देखें इस सवाल के अंदर 2-3 बड़ी ही खौफसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत नहीं खौफसूरत, ठीक है। लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि ये सवाल पासिंग मार्क्स आपको देने के लिए फिर भी तैयार है। तो सवाल मुश्किल चीज़ें भी हुआ ही करती हैं, लेकिन असल ये है कि आप उसमें जो आसान चीज़ें हैं उनके नंबर कभी भी लूज़ ना करें, ठीक है। टैक्स रेट और टैक्स, देखते हैं ना कोई डिफरेंट वाला भी ना आ जाए, ठीक है। अब वर्किंग्स हम यहाँ पे करते जाएंगे, बाकी आपको पता है वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही पूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं जी। जी सबसे पहला पॉइंट है, पहले OL इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 2018 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। नंबर 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 18 इज 508 मिलियन। तो सबसे पहला काम तो करके आना था जो भूल गया हूँ, ठीक है। PBT कितना जी? 508 रुपीज़ इन मिलियन। रिक्वायरमेंट में लिख देंगे, चलो अब लिखा गया, अब क्या हो सकता, टाइम तो ज़ाया होना था, हो गया, ठीक है। वैसे रिक्वायरमेंट में लिख लिया करें बस एक बार। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीडेड टैक्स डेप्रिसिएशन बाय 45, और ड्यूरिंग द ईयर OL सोल्ड अ मशीन। ये पॉइंट 2 और 3 जो है ये PPE के बारे में लग रहे हैं मुझे, ठीक है। पॉइंट 4 में तो ट्रेडमार्क है,
इंटेंजिबल होता है। 0.5 में वारंटी है, 0.6 में कोई एक्सपेंस है, ठीक है। 0.7 में भी कोई एक्सपेंसेस हैं, 0.8 में कोई इनकम्स हैं, 0.9 मुक ही नहीं रहा सवाल, बैटरी मुक गई। 0.9 में एडवांस रेंट है, और फिर एक 0.10 गिवन है। अच्छा जी, तो यानी फिक्स एसेट के बारे में तो बस इतनी ही बात है, ठीक है। 0.1 हो चुका हमारा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 0.2 और 3 कर लेते हैं। 0.2 में वो कुछ डेप्रीसिएशन के बारे में बता रहा है। अकाउंट्स बना लेंगे जी यहाँ पर। जी, पीपीई अकाउंटिंग रूल्स वाला, पीपीई टैक्स रूल्स वाला। क्या कहा जी 0.2 में इसने? अकाउंटिंग डेप्शन फॉर द ईयर एक्सीड टैक्स डेप्शन बाय 45। मैंने आपको कहा हुआ है कि आप हत्तुल वसा कोशिश किया करें कि अजम्पशन से बचें। तो इसका मतलब यूँ हो सकता है ये ज़ीरो, यही मतलब है ना। अकाउंटिंग डेप्शन एक्सीड टैक्स डेप्शन बाय 45। आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ ज़ीरो ज्यूम किया, ज़ीरो ही रखना है, ठीक है ना। तो ये 45 और ये, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज़ ओवर। ऐसे ढेर सारे नंबर परेशान कर रहे हैं। इस सवाल के अंदर ना एक ये एडजस्टमेंट, असल में एडजस्टमेंट 10 करवानी है और 5 करवानी है जी, बिल्कुल। इसमें वारंटी है। बाकी तो सब चीज़ें इतनी रूटीन की हैं, कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी दर्जे में की हुई हैं वो, ठीक है। अच्छा चले जी। बहरहाल, ड्यूरिंग द ईयर OL सोल्ड अ मशीन हुज अकाउंटिंग WDV एक्सीड्स टैक्स WDV बाय 15 मिलियन। तो डिस्पोजल हुआ है जी। डिस्पोजल की बुक वैल्यू, वो कहता है जी अकाउंटिंग बुक वैल्यू एक्सीड्स टैक्स बुक वैल्यू बाय 15। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, डिस्पोजल की बुक वैल्यू 0, ठीक है। और भाई सही है। अगली बात, क्लोजिंग। चलो इसके साथ ही अकाउंट भी बना लो। क्लोजिंग तो बाद में, ओपनिंग निकलेगा कहीं से, क्लोजिंग निकलेगा, वो तो देखते हैं, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंटिंग रूल्स वाला और डिस्पोजल टैक्स रूल्स वाला। जी बच्चों, 15 पीपीई और 0 पीपीई। अब पूरा सवाल मैं आपको तकरीबन गो थ्रू करवा गया हूँ। इसके अलावा बस पीपीई एक यहाँ पर लिखा हुआ ज़रूर है, जिससे को ओपनिंग क्लोजिंग निकल आए तो निकल आए, कहीं पे कैश का कोई जिक्र नहीं, ठीक है। तो कैश वैसे डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है ना। अब यहाँ पर भी आप कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, 50, 100, 10। सोल्यूशन में शायद हुआ भी हो ऐसे, लेकिन मैंने आपको कहा कि अजम्पशन से बचें, तो दोनों जगह ज़ीरो ले लें। पता नहीं सोल्यूशन में क्या हुआ होगा, लेकिन ज़ीरो ले लें। अब इससे क्या होगा, इससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर बैलेंसिंग आ जाएगी। यहाँ पर 15, ये डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, यानी लॉस ऑन डिस्पोजल 15 है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोई लॉस नहीं। अब देखो ना, आप जो फिगर भी लिख लोगे वो फिगर टोटल डिफरेंस में आ जाएगी ना, ठीक है। यहाँ पे आप 100 ले लेते तो वहाँ पे गेन निकल जाता, फिर इस तरफ भी गेन आ जाता, तो एक चीज़ रिवर्स होनी, दूसरी रिकॉर्ड होनी है। तो बचें, जितना हो सके अजम्पशन से बच जाएं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है, गेन लॉस भी अवेलेबल है, लेकिन अभी भी ये लेजर पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों नहीं पकड़ पाया, ठीक है।
ना मेरे पास ओपनिंग अवेलेबल है ना क्लोजिंग। ठीक है, अब बाकी सवाल तो पूरा पढ़ लिया, कहीं पे पीपी ही नज़र नहीं आया। आपने 2 दफ़ा सवाल तो पढ़ना ही होता है, ठीक है ना। तो फिर पॉइंट 10 के अंदर आपको ऐसा डाटा मिलना है जिससे आपके ये पीपीई के लेजर कंप्लीट होने हैं, टैक्स और अकाउंटिंग वाले। ठीक है, उसके अलावा पूरे सवाल में कहीं पीपीई की कोई और बात अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अब मैं एडजस्टमेंट नंबर 10 आपको पढ़ाने लगा हूँ। एडजस्टमेंट 10 में क्या कहता है, नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी। इसका पहले मुझे मतलब बताएं। नेट नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब सादा बात को सादा ही रखा करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी जब दोनों को देखा होगा तो नेट में डेफर टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज़ जब आमने सामने हों, नेट में एसेट्स बचें तो मतलब एसेट्स ज़्यादा थे लायबिलिटीज़, तो हम उन्हें नेट एसेट्स कह देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे, पता नहीं समझ आ रही है बात कि नहीं। देखो, आपके एसेट्स हैं 10, लायबिलिटीज़ हैं 8, तो आप कहेंगे जी हमारे नेट एसेट्स हैं 2। ठीक है, आपके पास एसेट्स पड़े हैं 12 और लायबिलिटीज़ पड़ी हैं 17, तो आप कहेंगे हमारे पास नेट में लायबिलिटीज़ हैं 5। ये बात समझ आई? ठीक है ना। तो नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है कि डेफर टैक्स लायबिलिटीज़ ज़्यादा रही होंगी। ठीक है ना। नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी ऑन 1 जुलाई 17, हमारे साल का पहला दिन, पिछले साल का आखिरी दिन, वो कितना है जी? 252, 25.2। अब नेट में वो कह रहा है डेफर टैक्स लायबिलिटी है, क्या मतलब? ये DTL है, तो उसने DTL के लिए पॉजिटिव साइन इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये भी DTL है, ये भी DTL है और ये DTA है। इन तीनों का जब हमने नेट किया इन तीनों को तो आंसर DTL आया। ठीक है, ये बात समझ आती है? ये DTL है, कैसे पता लगा? उसने खुद बताया था कि ये डेफर टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है ना, तो इससे फिर हमने ये पता लगाया कि पॉजिटिव साइन इसने डेफर टैक्स लायबिलिटीज़ के लिए यूज़ किया होगा। अब ये तो डेफर टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक है, मुझे ना तो इसकी कैरिंग अमाउंट गिवन है सवाल में, ना ही टैक्स बेस गिवन है, ना ही डिफरेंस गिवन है। लेकिन आपको पता है कि डिफरेंस से टैक्स निकलता था, तो टैक्स से डिफरेंस भी तो निकल सकता है। ये टैक्स वाला कॉलम हमें गिवन है। ठीक है, और अनलेस स्टेटेड अदरवाइज 30% रेट है। इसका मतलब ये 30% वाला है, तो आप इसको 100 पे ले जाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। यानी आप 30% लगा के टैक्स निकालते थे ना। ठीक है, तो आज आप 30% पर रिवर्स वर्किंग करके आप उससे ये फिगर डिफरेंस वाली निकाल सकते हैं। तो ज़रा कैलकुलेटर उठाएं और 34.5 को डिवाइड करें 30 से और मल्टीप्लाई करें 100 से, 115 आ गया। लेट्स, तो 115। अच्छा, 115 जो है ये बच्चों बता दो, ये डिफरेंस टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है? टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है? कैसे पता चला टैक्सेबल है? क्योंकि जो टैक्स का आंसर आया हुआ है वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी बना करती थी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब अगली बात, कुछ याद हो तो बता दो मुझे कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जब डिफरेंस टैक्सेबल आता था तो ये किस सूरत में आता था? कुछ याद है? जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती थी टैक्स बेस से। ठीक है, तो पता नहीं कैरिंग अमाउंट कितनी है, पता नहीं टैक्स बेस कितनी है, लेकिन ये पता है कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से 115 रुपये ज़्यादा है। ठीक है,
कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से 115 रुपये ज़्यादा है, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया मैंने, आप लोग इससे मुत्तफिक हैं? ठीक है, तो और यार लिखा ही जा। अब इतना पता चल गया मुझे कि कैरिंग अमाउंट जो भी थी और टैक्स बेस जो भी थी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से 115 रुपये ज़्यादा थी। जैसे इन्होंने यहाँ बताया कि अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन टैक्स डेप्शन से 45 रुपये ज़्यादा है, तो हमने क्या कहा, अकाउंटिंग डेप्शन 45 और टैक्स डेप्शन 0। ऐसे ही उन्होंने कहा कि, उन्होंने नहीं कहा लेकिन हमने निकाला कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से, मतलब इसको हम ऐड कर लेते हैं ना, पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, 0.0 लिख लें, 0.0 लिखें, यहाँ पर अंग्रेज़ी लिखें, ये जो अभी अभी हमने बात जो डिसाइड कर ली इसको अंग्रेज़ी में लिख लेते हैं यहाँ पे कि ऑन यकम जुलाई 17, यही है ना, ऑन यकम जुलाई 17 कैरिंग अमाउंट ऑफ, बोलो बोलो, हाँ बोलो, पीपीई एक्सीड्स या ग्रेटर, हाँ चलो, एक्सीड्स टैक्स बेस बाय ₹115 मिलियन, मिलियन ही था ना, लो ये एक पॉइंट ऐड हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन चले आप लिख लिया, ये पता लग रहा है हमें 115 रुपये से कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे आके कह सकते हैं कि कैरिंग अमाउंट 115 और टैक्स बेस 0, अजम्पशन से बचें। अब क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल सकते हैं हम, क्लोजिंग, क्योंकि कोई एडिशन नहीं है, सवाल में कहीं नहीं बताया, 55 और यहाँ पर 0, ठीक है जी। तो ये हमारी पीपीई से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है ये अब ओवर हो गई है, ठीक है। इसके अंदर अब क्या कुछ करना है, इसमें से हमने अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन रिवर्स करनी है, टैक्स वालों की रिकॉर्ड करनी है, वो है ही कुछ नहीं। हमने अकाउंटिंग वालों का लॉस रिवर्स करना है, टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड करना है, वो है ही कोई नहीं। बस ये दो चीज़ें करंट टैक्स में चली जाएंगी। डेफर टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट 55 और टैक्स बेस 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉइंट 1 2 3 हो गया, और एंड पे भी हम थोड़ा सा काम करके आए हैं, ठीक है। तो चलो ज़रा इसको कर लेते हैं फटाफट, ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कितनी जी, 45। तो टैक्स डेप्शन जब 0 है तो लेस लिखने की कोई ज़रूरत है, टाइम बच गया, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से निकला है 15, प्रॉफिट तक आते आते ये भी क्या हो चुका है, लेस हो चुका है, इसको भी ऐड कर दो। तो अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल कितना जी, 15, और कितना लॉस टैक्स वालों के हिसाब से आया है 0, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्लोजिंग 55 और 0 है, ठीक है। ये यहाँ पर हम ले आए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पूरा लिखना है आपने, कैरिंग अमाउंट 55 है, टैक्स बेस 0, ठीक है। एक ही बार रूल्स लिख लेंगे फिर, अभी जाने दो। तो एक नई चीज़ हमने सीखी जो आज, वो ये ओपनिंग, हम बगैर पॉइंट 10 के इन लेजर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते थे, ठीक है। बगैर पॉइंट 10 के पढ़े, वहाँ से हमें ये पता चला कि 15 रुपये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। टैक्सेबल का मतलब, टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब होता है जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा हो। तो हमें इतना पता चल गया कि कैरिंग अमाउंट 115 रुपये ज़्यादा है टैक्स बेस से, ठीक है। ठीक हो गया जी, चलें आगे। ओके नेक्स्ट, चलें जी, पॉइंट नंबर 4 तो फिर आप ही कर दें मुझे जल्दी से, हिम्मत करें, शाबाश। वेरी वेरी सिंपल, इधर ऐसे ही कर लें।
एक ट्रेडमार्क लिया है इन्होंने, कंपनी के पास एक ट्रेडमार्क है, कितने का? 90 रुपये का। यकम जुलाई कब कब खरीदा था? अच्छा पुरानी बात है ना, हम इस वक्त खड़े हैं 17 के स्टार्ट पे। यकम जुलाई 15 पे 90 रुपये का हमने एक ट्रेडमार्क खरीदा था। हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, ऐसे होते हैं एसेट्स, बिल्कुल ऐसे इंटेंजिबल। लैंड भी इनडेफिनेट लाइफ वाला ही होता है, इसी वजह से आप जो है वो उसको अडेप्शन नहीं करते। ऐसे ही इनडेफिनेट लाइफ वाला आपका कोई इंटेंजिबल है तो आप उसको अमोर्टाइज नहीं करोगे, ठीक है। इसका मतलब अगर अकाउंटिंग वालों के हिसाब से देखा जाए तो 30 जून 16, 30 जून 17, जिसका मतलब यकम जुलाई 17 भी होगा, हमारे साल का पहला दिन, ऐसे ही है ना। फिर 30 जून 18, बस आगे क्या जाना। चलो अब बना हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे। चलो ऐसे कान ना फ्यूज़ ना हो जाए आपके। 30 जून 18 पे ईयर एंड करना है ना, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब 30 जून 18 तक कहानी को रोक दें। अकाउंटिंग वालों के हिसाब से तो इसकी कोई अमोर्टाइजेशन हुई नहीं, -0 तो ये 90, फिर -0 तो ये 90। ज़बानी भी कर सकते थे, इसलिए मैंने लेजर नहीं बनाया। -0 तो 90, ये ब्लैक अकाउंटिंग वाले थे। अब टैक्स वालों के बारे में क्या है, लाल कर लेते हैं इसको। वो कहता है जी अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन 0 होगी, ये समझ आ रही है बात, क्योंकि इनडेफिनेट लाइफ है, ठीक है ना, इसलिए हमारी कोई अमोर्टाइजेशन नहीं थी। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इट्स अमोर्टाइजेशन ओवर 10 ईयर स्ट्रेट लाइन बेसिस। टैक्स वाले कह रहे हैं कि हर साल 9 रुपये, तो ये 81, -9 तो ये 72, फिर -9 तो ये 63, ठीक है। अब मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, ये डेफर टैक्स की वर्किंग के लिए, और मुझे चाहिए अकाउंटिंग वालों की डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन रिवर्स करनी है और टैक्स वालों की रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक आते आते कितनी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन माइनस कर ली हुई है। ये ज़रा नई चीज़ है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो टैक्स डेप्शन मैंने नहीं लिखी थी, जान छुड़ा ली। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 0 रिवर्स करें, और टैक्स वालों ने अमोर्टाइजेशन अलाउ की है 10 साल पर, तो वो टैक्स अमोर्टाइजेशन वो यहाँ पर्चे के अंदर ना ऐसे लिख लिया करेंगे आप, 90 डिवाइडेड बाय 10 जी कितना, 9 रुपीज़, ये अलाउ हो गया, ठीक है सही। यहाँ पे आए तो लिखा ट्रेडमार्क, कैरिंग अमाउंट पूरी 90 है, पूरी 90 है, और टैक्स बेस 30 जून 18 पे कितनी हो चुकी है, 63, तो 90 और 63, क्या है। तो कैरिंग अमाउंट, चलो ज़्यादा टैक्स बेस से तो कर लेंगे एंड पे, क्लोजिंग है वो 30 जून 18 की बात हो रही है। अगर आप जो कहना चाह रहे हैं ना वो भी चेक कर लेते हैं। ट्रेडमार्क ओपनिंग डेट पे भी पड़ा था, कैरिंग अमाउंट कितनी है 90 और टैक्स बेस 72, चेक कर लेते हैं, जी। ट्रेडमार्क की कैरिंग अमाउंट कितनी है 90, टैक्स बेस 72, डिफरेंस 18, और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से एसेट की, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इस पे लगाओ 30%, तो ये सही था। लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना एम्पल डाटा ट्रेडमार्क का गिवन था कि हम ओपनिंग भी निकाल सकते थे, क्लोजिंग भी निकाल सकते थे, फॉर द ईयर की फिगर भी निकाल सकते थे, हमें कोई मसला दरपेश ही नहीं है। इस वजह से इधर आया ही नहीं, पूरा सवाल मैंने कर दिया, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सब कुछ लिखा है। लेकिन आप चेक करें तो सही है, उन्होंने सही वर्किंग बनाई हुई है, ठीक है। हाँ 2 बजे हमने जमात करनी है आज वहीं पे, ठीक है।
वहीं पे मस्जिद जाकर करेंगे 2 बजे जमा, ठीक है ना। ओके, पीछे जगह है, वो इजाज़त देते हैं। आप पढ़ लो साकिब। अच्छा जी, आप लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाएगी, वरना फिर बाद में आते हैं और फिर अभी इंशाल्लाह आधे घंटे में सवाल मज़ीद आधा घंटा ही लगना हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन ये हो सकता था अगर हम चाहते तो, ठीक है। चलें आगे, लें जी, हो गया जी, पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब पॉइंट 5 है जो सबसे अहम पॉइंट है, इसको करते हैं। समझ आ गया तो 5 मिनट, ना समझ आया तो 10 मिनट, आ जाना है फिर भी समझ इसमें इंशाल्लाह, ठीक है। पहली बात, ज़रा 2-3 बातें ऐसे अलग से भी करके आते हैं ना ज़रा थोड़ी सी, कि 3 अकाउंट्स जो हैं वो आपस में बस भाई भाई हैं, एक जैसे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है, ये एक जैसे ही हैं। हमने पढ़ लिए हुए थे 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें मैंने आपको बताया था कि बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर आता है और बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट साइड पर आता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग वाले प्रोविज़न वगैरह को नहीं मानते और वो हमेशा ये कहा करते थे कि एक्सपेंस को आप रिवर्स करो, हम आपको रिटर्न ऑफ अलाउ करेंगे, ठीक हो गया। फिर कैरिंग अमाउंट नज़र आया करती है हमारी, टैक्स बेस ज़ीरो होती है, तो एक्सपेंस रिवर्स और रिटर्न ऑफ रिकॉर्ड, और कैरिंग अमाउंट इज़ टैक्स बेस नॉट इज़, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हमने पढ़ा, बिल्कुल इस जैसा ही था, बस ओपनिंग और यहाँ पे ग्रेच्युटी एक्सपेंस, फिर ग्रेच्युटी पेड कैश पेड और क्लोजिंग। टैक्स वाले कहते थे ना जी ना, हम तो एक्सपेंस को अलाउ नहीं करेंगे, हम तो जो ग्रेच्युटी पे करोगे उसे अलाउ करेंगे, हम तो प्रोविजन को मानते ही नहीं, तो कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज, यानी वो ज़ीरो। बिल्कुल इन्हीं का एक भाई है प्रोविजन फॉर वारंटी, 100% सेम ट्रीटमेंट, और ये पक्के पक्के उसूल है। इसमें ये नहीं बताता टैक्स वाले ये यूज़ कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, वो बाकी एक्सपेंसेस में होते हैं, इनके अंदर नहीं है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सेम, इसके अंदर टैक्स वाले प्रोविजंस को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन और वारंटी एक्सपेंस, फिर वारंटी पेड, मोबाइल जो सही करवाने आ गए, और क्लोजिंग। टैक्स वाले यहाँ पे भी वही जिद पकड़े हुए हैं, हम ये अंदाज़ों वाले एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करते, असल में जो मोबाइल सही करने पे खर्चा हुआ वो आपको अलाउ होगा एज अ डिडक्शन, आपकी कैरिंग अमाउंट होती होगी, हम तो प्रोविजन को मानते नहीं हैं, तो कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पर आइंदा के लिए बना के रख लेता हूँ, एक ही बात तस्वीर खींचना भाई, करंट टैक्स के अंदर पीबीटी जी, करंट टैक्स के अंदर आप ऐड किया करते हैं हमेशा बैड डेट एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस, ग्रेच्युटी एक्सपेंस, और लेस किया करते हैं आप हमेशा बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ग्रेच्युटी एक्चुअली पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज़, वारंटी एक्चुअली पेड फॉर रिपेयरिंग मोबाइल्स, ठीक है। तो ऐड कर दिया आपने एक्सपेंसेस को, लेस कर दिया पेमेंट और एक्चुअल रिटर्न ऑफ को, ये तो हो गई करंट टैक्स की वर्किंग। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, इन सब की कैरिंग अमाउंट्स होती हैं, लेकिन
टैक्स बेस, क्योंकि टैक्स वाले प्रोविजंस को मानते नहीं हैं, वो 0 होते हैं। ठीक है, ये तीनों एक जैसे ही हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी हम देख चुके थे। आज प्रोविजन फॉर वारंटी भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। ये 5 मिनट इसलिए इस पे लगा दिए कि अब आगे एडजस्टमेंट समझने में सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे इंशाल्लाह। चलें जी आगे, अब सवाल पढ़ते हैं। OL sells goods under a 1-year warranty and is estimated that warranty expenses are 2% of annual sales. Actual payments during the year related to warranty claims were 54. आगे ना पढ़ें फिलहाल, इसको बाद में देखते हैं, एंड पे मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या लिखता है वो। अभी तक जो बात काम की है वो एक्चुअल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द रिलेटेड ईयर कितनी है, 54, और 1 ईयर वारंटी देते हैं वो, और वारंटी एक्सपेंसेस हैं 2% ऑफ एनुअल सेल्स, और सेल्स फॉर द ईयर अगले पैरा के अंदर गिवन है 1750। ठीक है, आगे टैक्स वालों को बाद में देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। वैसे हमें पता ही है, वो बताए या ना बताए हमें पता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल छोड़ें। अब मैं वारंटी का लेजर बनाना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। ना भी दें तो मैंने बनाना तो है। ठीक है, तो प्रोविजन, ये वर्किंग नंबर, वो वर्किंग करंट टैक्स वाली 1 है, फिर ये वर्किंग 2 थी, वर्किंग 3 थी, नंबरिंग ही नहीं की ना, वर्किंग 4, वर्किंग 5, बड़ी वर्किंग्स कर गए हम, इसको वर्किंग 6 कह लो। तो अब ये वर्किंग नंबर 7 बन गई। प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी पेबल, प्रोविजन फॉर वारंटी। अंदाज़ा होता है ना, ये इतने लोग आएंगे, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो उतने आए या ना आए, ये डिफरेंट बात होती है फिर। अच्छा अच्छा, प्रोविजन फॉर वारंटी में कुछ डाटा गिवन था, तो वो डाटा लिखना शुरू करते हैं जो जो गिवन है। क्या बताया जी उन्होंने कि वारंटी एक्सपेंस 2% ऑफ एनुअल सेल्स होता है, और अभी अभी हमने ये प्रोविजन वारंटी का लेजर बनाया, तो एक्सपेंस की फिगर क्रेडिट साइड पर आती है। तो वारंटी एक्सपेंस, अभी नोट ना कीजिएगा प्लीज़, फाइनल वर्जन एक ही बार नोट कीजिएगा। वारंटी एक्सपेंस, टोटल सेल कितनी है जी, 1750, इसका कितने परसेंट जी, कितना बनता है 35। अभी नोट ना कीजिएगा प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, 35। और उसके बाद उन्होंने एक और बात क्या बताई थी कि एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू वारंटी क्लेम्स वर 54। तो वारंटी पेड कितना है जी, 54। अब ज़रूरी बात हो गई है, एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है। यकम जुलाई 2017 का ब्रॉड डाउन होना चाहिए हमारे पास, और 30 जून 18 का कैरी डाउन होना चाहिए हमारे पास। तो हमारी ये एडजस्टमेंट मुकम्मल। 2 चीज़ें मिसिंग है ना, करंट टैक्स का तो काम शायद चल जाए, अभी मैंने बीच में कुछ बात वैसे छुपाई भी हुई है, लेकिन करंट टैक्स का काम तो चल जाए, डेफर्ड टैक्स का काम अभी नहीं चलता नज़र आ रहा। ठीक है, अब हम फिर पॉइंट 10 की तरफ वापस गए। पॉइंट 10 के अंदर भाई देखो, पहले ज़रा डिफरेंस निकालो, 14.7 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 करके 49। टैक्सेबल या डिडक्टेबल,
डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब इधर देखना ज़रा, बगैर सोचे समझे मैंने एक काम कर दिया, क्यों? टैक्स वाले प्रोविजंस को मानते ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता कि प्रोविजन फॉर वारंटी की कोई टैक्स बेस हो। ये सवाल समझ आ रहा है? तो की बात है, इस सवाल था ना अलग कराने वाला। अच्छा, तो इसका मतलब 49 कैरिंग अमाउंट थी। अब चूंकि प्रोविजन फॉर वारंटी इज लाइक लाइबिलिटी ही है, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा हो टैक्स बेस से तो वो क्या होता है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस तो है ही कोई नहीं, ये कैरिंग अमाउंट तो चाहिए थी। 1 जुलाई 17 पर मेरी वारंटी के लेजर का बैलेंस है 49। ठीक है, एक काम क्यों नहीं करते, इसको भी वर्किंग नंबर ही बना दो। अब ये वर्किंग नंबर ही हो गया, अब वर्किंग नंबर 8 कर दो, इसको शुरू में कर, जब पीपीई बनाया था ना साथ ही इसको वर्किंग नंबर दे देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। 49 वर्किंग नंबर 8 से मिला है हमें। ठीक है, ओके, जैसे ये 115 भी वर्किंग 8 से मिला था हमें। ठीक है, और ट्रेडमार्क के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए बाद में चेक कर लिया था हमने, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक हो गया बच्चों? अब क्लोजिंग फिगर बैलेंसिंग निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? अभी भी नोट नहीं करना, नोट बिल्कुल एंड पे, अभी तो पूरी कहानी ख़त्म होगी तब 30 जून 18। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालो, कितना निकलता है? 30। ठीक है, अब वैसे ये लेजर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि ये जो 49 रुपीज़ ओपनिंग में हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि वारंटी क्लेम आएंगे सही होने, अगर ये इस साल के एंड तक ना आए तो क्या उसके बाद भी हम इनको वारंटी देंगे? एक लाइन सवाल में लिखी हुई थी कि वो तो यहाँ पर सिर्फ अलाउ कर रहे हैं 1 ईयर वारंटी, ये कोई अनलिमिटेड वारंटी नहीं है। ठीक है, 1 ईयर वारंटी देते हैं। अब जो 1 जुलाई 2007 पर 17 पर जो भी है 17 पर जो 49 का अंदाज़ा है कि ये लोग सही कराने आएंगे मोबाइल, अगर वो 30 जून 18 तक नहीं आते तो क्या हम उनको फिर भी अकोमोडेट करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना? चलो अच्छा, अब सवाल को थोड़ा सा डीप डाउन जाकर पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात और ज़रा अलग से सीख के आते हैं। वो छोटी सी चीज़ क्या है? आपको याद हो बचपन में आप क्रेडिटर का लेजर बनाते थे और मिसाल के तौर पे आपने उधर 200 रुपया पे करना होता था और वो कहता था जल्दी पैसे दे जाओगे तो 20 रुपये और छोड़ दूंगा, तो आप 180 लेकर फटाफट चले जाते थे। तो ये 20 रुपये आपको खुशी मिलती थी या गम? बात ज़रा सोच के बताइएगा, खुशी मिलती थी या गम? 200 पे करना होता था, 180 पे करके काम चल जाता था, 20 रुपये पे नहीं करने पड़ते थे। तो ये 20 रुपये क्या होता था? अमाउंट रिसीव्ड इनकम। वो अलग बात है कि अब आप बड़े हो गए हैं, IFRS 15 ने चेंज होकर सेल को बदला था, परचेज़ को हमने खुद बदल दिया। हम इसको डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम में क्रेडिट करने की बजाय परचेजेज़ में ही क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन मेरा फ़िलहाल मकसद ये बात करना नहीं है, मेरा फ़िलहाल मकसद सिर्फ इतना है कि अगर खुशी रिकॉर्ड हो किसी लाइबिलिटी के लेजर में तो वो खुशी किस तरफ रिकॉर्ड हो? वैसे डेबिट साइड पर। और ठीक है ना, ऐसी ज़रा बात की। चलें वापस सवाल की तरफ। अच्छा, अब ये सिचुएशन है, ओपनिंग वारंटी का जो शक था इस साल इतने सही कराने आए और इतने अभी भी हैं जो आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस 49 में से कितने इस साल में सही करा गए मोबाइल और कितने नहीं करा गए फ़िलहाल तक। एक लाइन अब यहाँ पर लिखी हुई थी, वो ये है यहाँ पर, ऑफ दीज 54 मिलियन की बात कर रहा है, 54 मिलियन में कह रहा है ऑफ दीज ₹38 परटेन्स टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी 54 में से वो कह रहा है 30 कितना 38
8 जो है वो प्रीवियस ईयर के रिलेटेड आ गए, यानी 49 में से। तो फिर 54 में बाकी कौन से होंगे भाई? ये जिनको इस साल बेचा है, कुछ कुछ मोबाइल महीने दो में भी तो खराब हो जाते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ इनमें से ही सही होने आएंगे। इनमें से कितने आए? 38, लेकिन टोटल कितने सही होने आए जिनके पेमेंट की हुई है 54 की, तो बाकी कितना बचता है? ये 16 फिर इस करंट ईयर में से होंगे, बोलो। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्या लिखना पता लग ही गया। 49 अंदाजा था 49 आएंगे सही होने, कितने आए? 38। ठीक है, बाकी 35 में से कितने आए? 16। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये बताओ, जो 49 में से हमें शक था कि सही कराने आएंगे मोबाइल, सिर्फ कितने आए हैं? 38। तो बाकी जो 11 है वो 11 खुशी है कि नहीं है? हमें था 49 रुपये पे करके मोबाइल सही होंगे, हो गए 38 में। अब उसके बाद अगर 30 जून तक ये नहीं आए तो कल को इनमें से कोई 11 में से कोई आएगा भी तो हम क्या कहेंगे? चलो भाई वो दरवाज़ा है, शाबाश, चलो निकलो। ठीक है, 1 साल की वारंटी देते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक 11 रुपीज़ की खुशी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बोलो। अब ये खुशी यहाँ पे रिकॉर्ड करने की बजाय अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जहाँ पे एक्सपेंस 35 का रिकॉर्ड किया है ना, ठीक है, इसमें से ये 35 टोटल, ठीक है, इसमें से 11 को नेट करो, ठीक है, -11 कर दो। देखो ना, खुशी रिकॉर्ड करना या गम को कम कर लेना एक ही बात है। एक इनकम रिकॉर्ड करनी है, दूसरी तरफ इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय है ये भी सही। यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे लिखो इनकम, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप IAS 12 की बात करेंगे ना, तो उसमें फिर आपको मसला होगा। इधर एक्सपेंस आ रहा है, उधर इनकम आ रही है, तो इसको आसान करने के लिए क्या कर लो? नेट कर लो बच्चों। ये इनकम इधर रिकॉर्ड करने की बजाय ये इस एक्सपेंस में से नेट करो, और नेट में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड कर लो? 24। ठीक है, सही है। तो अब एक्सपेंस ये सही हो गया। ठीक है, बाकी लेजर अभी भी बराबर ही है भाई, लेजर को कोई मसला नहीं है, चेक करके देख लो, कोई बैलेंसिंग फिगर तो नहीं आ रही? बैलेंसिंग फिगर कोई नहीं आ रही, देख लो। कैसे हैं? कैरी डाउन मैंने गलत बताया? हाँ, तो पहले कितना था? तो फिर सही हो गया ना। क्यों ये फ़र्क पड़ा? क्यों ये फ़र्क पड़ा? ये 11 रुपये, ये इसी का फ़र्क है ना। ठीक है, देखो हम 30 रुपये को भी क्लोजिंग प्रोविजन कह रहे हैं, जबकि अभी क्या बात हो रही है? ये 11 रुपये वाले लोग, ये 11 मोबाइल, समझो एक मोबाइल पे 1 रुपया लगता है, ठीक है ना। 49 सही होने आएंगे, शक था, सिर्फ 38 सही होने आए। इस साल में 11 सही होने नहीं आए। अब साल गुजर गया, ये नहीं आए, तो क्या अभी भी इनको क्लोजिंग प्रोविजन कहें? हमने क्या कहा? नहीं जी नहीं, इसको खुशी रिकॉर्ड करो। खुशी को छोड़ो, एक्सपेंस नेट कर दो। जब ये एक्सपेंस नेट हुआ तो अब फिर सही नहीं है 30 के 30 लायबिलिटी शो करना। तो ये पूरी एडजस्टमेंट अगर पढ़ते तो क्लोजिंग बाद में ही निकलता होता है, वो बाद में हमने निकालना था। तो पूरी एडजस्टमेंट मैंने छुपाई हुई थी ना, ये 11 वाली एडजस्टमेंट, वो 38 और 16 अलग करने वाली जो एडजस्टमेंट थी, ये छुपाई हुई थी ज़रा। ठीक है, जब ये सामने आ गई तो अब ये 11 से एक्सपेंस कम हुआ और लायबिलिटी भी क्लोजिंग डेट पर कम हो गई, और 19 रुपये। अब है भी ये सही बात, देखो 49 में से 38 सही होने आए, 11 अब खुशी। बाकी इस साल 35 बने थे, 35 में से 16 अगर आ गए तो 35 में 16 निकालो तो बाकी कितने बचते हैं? 35 में से 16 निकालो, कितने बचते हैं? 19 ही बचते हैं। ये 19 कौन से हैं? इस 35 जो इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था ना, इस एक्सपेंस में से 16 सही करा गए, और बाकी 19 अभी भी आ सकते हैं अगले साल। लेकिन इस 49 में से जो 38 आ गए, बाकी 11 अब नहीं आ सकते, इसलिए उनको हमने क्या कर लिया? ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ही ज़रा टफ लग जाती है, एडजस्टमेंट इतनी टफ है नहीं जी। एक्सपेंस 24 रुपये से, बेटा 49 रुपये के मोबाइल सही होने थे। साल के शुरू में हम कह रहे हैं कि हमारा अंदाज़ा है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, अंदाजे की बुनियाद पे पिछले साल 49 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया नहीं कर लिया? बोलो, कर लिया होगा ना। इस साल उस 49 में से कितने सही होने आए? 38। तो 11 के अब मोबाइल सही होने इस साल में नहीं आए। अगर इस साल के बाद आएंगे तो क्या सही करके दोगे? नहीं।
तो अब पिछले साल 49 का एक्सपेंस बुक किया था, अब असल उसमें से बुक एक्सपेंस जितना 49 का बुक हुआ तो उसमें से हुआ कितना 38, तो बाकी 11 का एक्सपेंस क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अब वैसे तो इस साल 35 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था, लेकिन एक पिछले वाले का रिवर्सल भी बुक करके इसको 24 कर लिया वहाँ इनकम बुक करने के लिए। इतनी देर में मैं 11 ही समझा रहा था, तुमने कहा 11, वो मैंने एंड में 19 वाली फनकारी की, थोड़ी सी तुम लोग परेशान हो गए। ठीक है, सही है। तो एक्सपेंस रिवर्स होगा 24। अगर नहीं ये बात पसंद आई तो यहाँ पे 35 लिखो, ये 11 उधर इनकम लिखो, फिर एक्सपेंस भी रिवर्स करना, फिर इनकम भी रिवर्स करना, फिर मर्जी है आपकी। ठीक है, बहरहाल मैंने इसको नेट कर दिया। ये लॉजिकली होता भी ऐसे ही है। पिछले साल आपने 49 का एक्सपेंस बुक किया होगा ना, ये ऐसे जो लेजर पिछले साल अगर चला हो मिसाल के तौर पे, तो पिछले साल ये क्लोजिंग प्रोविजन बनी होगी 49, लेट से ओपनिंग जो है वो नील होता, पिछले साल बिजनेस शुरू हुआ, पहली बार प्रोविजन दी, तो ये एक्सपेंस कितना आना था 49। आपने एक्सपेंस पिछले साल 49 का बुक कर लिया था। ठीक है, अब इस साल जब आया, इस साल जब आप आके देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 38 का असल में एक्सपेंस हुआ है, तो फिर बाकी 11 का ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था, तो उसको फिर आज रिवर्स कर दो, सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा जी, चलें जी, एक्सपेंस 24 का रिवर्स होगा। अकाउंटिंग वाले इसको नहीं मानते, वो कहते हैं जो पेमेंट है ना, पेमेंट भाई वो ले लो 54। ठीक है, और हमारी कैरिंग अमाउंट 19 होगी और टैक्स बेस क्या होगी, नील। तो ये एडजस्टमेंट भी हो चुकी। चलें, वारंटी एक्सपेंस प्रॉफिट तक आते आते माइनस कर चुके हैं हम, इसको ऐड करेंगे। वारंटी एक्सपेंस 24 और वारंटी पेड हमें अलाउ होगा एज अ डिडक्शन 54। ठीक है, वारंटी, बाकी अब सवाल में जान कोई नहीं बची। वारंटी प्रोविजन फॉर वारंटी, वही लफ्ज लिखो, प्रोविजन फॉर वारंटी की कैरिंग अमाउंट है 19, टैक्स बेस है 0। ठीक है, देखने को मसला है तो पूछ। ऐसे ही मैं थोड़ा सा आगे समझा रहा हूँ, इधर देखो। अब पिछली बात अगर सही समझ नहीं आई 11 वाली, तो इधर देखो, अगले साल ये ब्रॉड डाउन 19 था। अब मिसाल के तौर पे अगले साल ये 19 की बजाय हमें शक था 19 सही होने आएंगे, आ गए 21, 2 रुपये से ज़्यादा आ गए। तो अब यहाँ पे जो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे अगले साल, ठीक है, वो आप क्या करोगे, सेल का 2% करोगे ना। वो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 को अब ऐड कर देना। अंदाज़ा था 19 सही होने आएंगे, दरअसल 21 आ गए, मजीद 2 सही होने आ गए, तो फिर अंदाज़ा बढ़ा लो। पिछले साल इसको कम किया था, इस साल बढ़ा लिया। अब समझ आ गई। ठीक है, कर लेना इसी को यहाँ पर नेट ही, ठीक है ना, ऐड कर लेना अगर बढ़ाना है तो, अगर कम करना है तो लेस कर लेना। ओके, ये मैं मिटा रहा हूँ। चले, अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया सवाल के अंदर। तो अब कुछ नहीं बेटा, इस सवाल के अंदर पहली 3 एडजस्टमेंट्स तो हो ही गई होंगी, चौथी भी हो गई होगी, 5वीं नहीं हुई। इसमें भी बच्चों सिर्फ ये बात नहीं हुई होनी 11 वाली, वरना 49 भी उन्होंने निकाल लिया होना है। इतनी को बात तो 1-2 बार पहले भी ट्राई की है, फिर 54 भी उन्होंने लिखा होना है, उन्होंने यहाँ पे 35 भी निकाल लिया होना है। ठीक है, तो कोई नहीं, उनको 2 नंबर की पूरी एडजस्टमेंट तो 1-1.5 नंबर फिर भी मिल गया होना है। एक चीज़ के गलत होने से सारा सवाल नहीं खराब हो जाता भाई। वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो अल्टीमेटली आपने इस काम की तरफ आना ही था फिर, जब कुछ नहीं होना था तो। ठीक है, बहरहाल पीपीई भी नहीं हुआ आपसे, नहीं हुआ आपसे पीपीई। तो अभी जो सारी एडजस्टमेंट पड़ी हैं, ये अभी 1 मिनट में जो ऐसे 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 आप करोगे, वो नंबर ही तो थे। तो पासिंग मार्क्स लेने होते हैं भाई, सारा किसने सही करना होता है। चेक करो, ये देखो नंबर 9, शुरू से यहाँ से शुरू कर लेते हैं। चलो, ऑन 30 जून 18, चलो बाद में कर लेंगे, अब तरतीब से ही चलो। ड्यूरिंग द ईयर OL एक्सपेंस्ड आउट पेमेंट ऑफ 17.5 million related to restructuring of one of its business segments as per tax laws. These expenses are to be allowed as tax expenses over a period of
5 ईयर्स फ्रॉम 18 टू 22। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जी, ठीक है। हमने क्या किया है, 17.5 को एक्सपेंस आउट किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। तो चलो चलो ऐड करो, फटाफट ऐड करो, और इस 17.5 को डिवाइड करो 5 से, और हर साल आपको हम अलाउ करेंगे 3.5 इतना ही बनता है ना, ठीक है, 3.5। फिर कैरिंग अमाउंट क्या होगी, हमने तो सारे एक्सपेंस कर लिया था। टैक्स वाले कहेंगे नहीं नहीं 3.5 माइनस करो किस में से, कितनी 17.5 में से, तो जो बाकी बचता है 14 वो आपकी टैक्स बेस नज़र आनी चाहिए। तो चलो ये कर लेते हैं। क्या नाम है इसका जी, कोई एक्सपेंस है ऐसे, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस है और हमने पे कर दिया है, तो फिर बैलेंस शीट में तो आने नहीं चाहिए था, ठीक है। चलो उन्होंने वैसे ही प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जैसा काम बना लिया। इधर देखो भाई, हमने प्रॉफिट तक आते आते, अब ये मुश्किल एडजस्टमेंट तो नहीं, हमने प्रॉफिट तक आते आते 17.5 लेस किया, मैंने कहा चलो चलो शाबाश, रीस्ट्रक्चरिंग, चलो चंदा, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस जो तुमने सारा इकट्ठा ही माइनस कर लिया टैक्स बचाते हुए साल, चलो ऐड करो, हम तुम्हें अलाउ करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो 17.5 बाय 5, 3.5 रुपये, ठीक है। टैक्स बेस में वो ये DTLA की वर्किंग में वो जैसे प्री पेड एडवर्टीजमेंट था, ये बिल्कुल वैसी। तो देख रहे हो आप, एक जैसी एडजस्टमेंट्स भी होती हैं सवाल। तो मुश्किल एडजस्टमेंट वो क्यों रोते हो, आसान है, उसके नंबर भी तो हैं, पासिंग उन्होंने ही करानी होती है, बाकी तो जितने मर्जी सवाल कर लो, 1-2 एडजस्टमेंट बरकत के लिए आती हैं जो समझ नहीं आती जी। टेंस ना हुआ करो। देखो हमेशा, मैंने आप बच्चों को अक्सर समझाता हूँ, हमेशा 0 से 50 की तरफ जाया करो। आप लोग ना 100 से वापस आते हो, ए भी गया, ए भी नहीं आंदा, ए भी गए, नहीं ये हो गया, ये सवाल हो गया, ये मार्क्स आ गए, ठीक है। तो 0 से 50 की तरफ जाया करो, ठीक है। इसमें ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, देख लो अभी आप, इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं जो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्री पेड एडवर्टीजमेंट की तरह से ये प्री पेड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट टाइप, ठीक है, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं रखा हुआ था, लेकिन टैक्स वाले इसको एसेट बनाई बैठे हैं, ठीक है। तो टैक्स वालों ने 17.5 में से सिर्फ 3.5 अलाउ किया है, इन्होंने एक तरह से एसेट बना लिया है, कितना, ठीक है, होगी कहानी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। 7 सिंपल, वेरी सिंपल। दिल तो करता है छुट्टी दे दूं, बस जल्दी जल्दी कर लें फिर छुट्टी। 7 और 8 तक वर्किंग पहुंच गई है ना, ये 9 एक्सपेंसेस में कुछ शामिल है। अब देखो ना, इतना एफर्ट करके काम कर लिया है, अब एंड ना करें तो बस 10 से 15 मिनट ज़्यादा हो, मतलब 2 बजे तक का, 2:10 तक मैक्सिमम नोट बना के टैली करके घर चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। एक्सपेंसेस इंक्लूड, यार ऐसे ना करो प्लीज़, यार ऐसे ना करो यार जी। एक्सपेंसेस, इसका सोल्यूशन तो बहुत दूर है। एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्रूअल्स ऑफ 26 which will be allowed for tax per payment, cash donation of, अच्छा अदर इनकम इंक्लूड, अच्छा ये एक्सपेंसेस हैं, कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं। 26 रुपये के एक्सपेंस हैं, सिंपल, ये 3 वर्किंग्स बन गई। चलो एक्सपेंस, कोई ऐसे एक्सपेंस है, पता नहीं कौन सा एक्सपेंस है, वो कह रहा है एक्सपेंसेस में पड़ा है एक्रूअल। अब ये मुफ्त के नंबर ऐसे ऐसे आने थे, जो टाइम ऊपर ज़ाया हो गया था वो भी यहाँ सेव होना था। इसलिए बेहतर यही कहते हैं कि पहले आसान सवाल 2 दफ़ा पढ़ा ना, आसान एडजस्टमेंट को पहले कर दो, ताकि ये तसल्ली हो कि पासिंग मार्क्स सवाल के वैसे ही आए पड़े, ठीक है जी। एक्सपेंसेस में एक्रूअल्स ऑफ 26 पड़े हैं, यानी पेएबल्स। तो एक्सपेंस पेएबल है, क्लोजिंग पेएबल 26, बस बैलेंसिंग फिगर निकालो। एक्सपेंस के लेजर में इस तरफ एक्सपेंस ही आता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर, ठीक है। अब नहीं देखते हैं रिवर्स, और अगली बात तो कहता है टैक्स वाले कहते हैं विच विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर ओन पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस। तो एक्सपेंस को कराएंगे ये लोग रिवर्स,
और कैश पेड को करेंगे रिकॉर्ड। कैश पेड है कोई नहीं, एक्सपेंस को रिवर्स करा दो तो ऐड कराओ, पता नहीं कोई एक्सपेंस 26, पेड कुछ है नहीं। फिर वो कैश बेसिस पे हैं, हम एक्रूवल पे हैं, तो एक्सपेंस पेएबल 26, टैक्स बेस 0। ठीक है, अभी आसान नंबर। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इंक्लूड कैश डोनेशन। बस यहां पे उसने कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये पेएबल भी है या प्रीपेड भी है, ऐसी कोई बात नहीं, तो खुद से नहीं बेलने में बाजू दे लेना। ठीक है, तो 5 मिलियन कैश डोनेशन है जो नॉट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस है, यानी परमानेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने कैश डोनेशन दिया है, एक्सपेंस तक प्रॉफिट तक आते आते माइनस कर चुके हैं, तो क्या कर देंगे, ऐड। जी क्या है, चैरिटी या डोनेशन, क्या था, जो लफ्ज था वो ये की बात होती है वैसे तो, डोनेशन साथ एक्सपेंस का सर भी लेगा। जी चैरिटी, डोनेशन ये कह रहा है कि नहीं है, नहीं एग्जाम्प्ट नहीं है, ये अलाउड नहीं है एज अ डिडक्शन। ठीक है, वो हमारा वो कहते हैं जी ये आपको अगले जहान में फ़ायदा देगा, यहाँ पे फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, तो डोनेशन कितना, 5 रुपये का, ये ऐड बैक कर दिया। अब जब सवाल ने कोई पेएबल वगैरह नहीं कहा तो खुद से क्यों पेएबल कहें, तो डेफर्ड टैक्स में इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 भी गया, 8 रह गया। 8 में कमीशन रिसीवेबल है, डिविडेंड रिसीवेबल है। सुभान अल्लाह, इतनी आसान एडजस्टमेंट्स तो देखो अब ये भी तो हैं। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया अब। डिविडेंड रिसीवेबल है और कमीशन रिसीवेबल है, बताएं जी। कमीशन रिसीवेबल कितना है जी, 12, तो क्लोजिंग रिसीवेबल 12, बैलेंसिंग फिगर 12। अब कमीशन इनकम के लेजर में डेबिट साइड पर इनकम ही आती है, कैश क्रेडिट साइड पे आता है, तो ये कमीशन इनकम आ गई प्रॉफिट एंड लॉस वाली। ठीक है, दूसरा भी लेजर बना लेते हैं एक ही बार, फिर एडजस्टमेंट लेकर चलते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल कितना है, 35, तो डिविडेंड इनकम क्लोजिंग में रिसीवेबल है 35, बैलेंसिंग फिगर 35, तो ये डिविडेंड इनकम वाली साइड है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। तो कहता है बोथ इनकम्स वर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। आगे फिलहाल छोड़ दो, एक बात तो पता लगी कि रेट शेट बदल लेते हैं बाद में। ठीक है, फिलहाल ये पता लग गया कि बोथ इनकम्स वर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, मतलब हम एक्रूअल बेसिस पे हैं, टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये इनकम्स जो हैं ये रिवर्स होनी है। हम प्रॉफिट तक आते आते ऐड कर चुके हैं, ये इनकम्स क्या हो जाएंगी, लेस। ठीक है, तो कमीशन इनकम और डिविडेंड इनकम लेस हो जाएगा। ठीक है, और इनको हम बैलेंस शीट में भी ले आएंगे। पहले ये कर लेते हैं, फिर अगला रेट देखते हैं। तो लेस कमीशन इनकम कितनी है जी, और डिविडेंड इनकम 12 और 35, यहाँ से निकल गए ना। अब कोई अगर एग्जाम्प्ट हुआ तो 0%, कोई अगर अदर हुआ तो, लेकिन इधर नहीं आएगा। ये भी मैंने उस वो हैंड रिटन पेजेस घर पे जाके जो नहीं किया आपने, जिसमें हमने किया था ये काम। ठीक है, कि अगर रिसीट बेसिस पे और इस साल रिसीट नहीं हुई है तो यहाँ पे इसका टैक्स नहीं, रिसीवेबल है, रिसीट नहीं है। ठीक है, चल उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर, मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट वाली वर्किंग के अंदर कमीशन रिसीवेबल और
डिविडेंड रिसीवेबल, ये लिख लेते हैं और बस फिर वो ब्लैक वाली एडजस्टमेंट जो गायब किया हो उसको जी। कमीशन रिसीवेबल कितना है 12 और डिविडेंड रिसीवेबल 35। अब पढ़ते हैं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा आपको? अब बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 30% अप टू 30 जून 18। लेकिन मसला ये है कि 30 जून 18 तो ये दोनों ही रिसीव नहीं हुई, तो ये 30% तो गया। अब वो कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 18 कमीशन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये तो लिख लो, क्योंकि इन्होंने रेकन्सिलिएशन अभी बनानी है ना हमने, तो इन्होंने उधर भी आना है। ठीक है, डन। उसके बाद खबरदार वाला साइन क्या कह रहा है, ये तो परमानेंट डिफरेंस है। दिल तो कर रहा है कि एग्जाम्प्ट है तो 0 कर दें, लेकिन ज़बरदस्ती इसको 12 करो। कैरिंग अमाउंट, अजीब वाला सिनेरियो, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर, तो ये नंबर है कि नहीं है? तो 3 चीज़ों को लेकर हो रहे थे, 7-8 चीज़ें और मिल गई तुम्हें, और सबके नंबर एक जैसे ही होते हैं बेटा। ये नहीं कि जो एडजस्टमेंट आप लोगों को नहीं आती उसके नंबर 20 में से 18 होंगे, बाकी सारे सवाल के 2। पता नहीं क्यों आपका ज़हन ऐसा है। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है वेयर एज, अच्छा साथ ही ना इधर ये भी लिख दूं मैं फटाफट, बाद में भूल ना जाऊं जी। सर लास्ट टाइम जो आपने ऐसी एडजस्टमेंट की थी उसके अंदर आपने टैक्स बेस को इक्वल नहीं किया था, आपने उसके टैक्स रेट को 0 कर दिया। मेरे से गलती हो गई होगी, अगर परमानेंट डिफरेंस हो, ये परमानेंट डिफरेंस हो तो उसमें ज़रूरी है, फिर मेरे से गलती हो गई होगी यार। ठीक है, बंदा बशर हूँ, प्लेटें भी कम थी हम दिनों में। सवाल बता देना, प्लेटें भी कम हुई थी ना दिनों में जी। अच्छा, कहाँ थे हम? यहाँ थे हम। उसके बाद क्या है जी, डिविडेंड इनकम जो है वो टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पर ही, इसलिए माइनस करके नीचे कुछ इसको नहीं रेट लगाना, लेकिन यहाँ पर रिसीवेबल ऑन रिसीट बेसिस है तो टैक्स बेस 0। क्यों? हम कैश बेसिस पे नहीं है, एक्रूअल पे हैं, और वो कैश। तो इनकम एक्सपेंस रिवर्स किया, पेमेंट को रिकॉर्ड किया, रिसीट पेमेंट को, और यहाँ पे टैक्स बेस 0। तो ठीक है, समझ आई क्या हुआ? अच्छा, तो इसके ऊपर लेकिन रेट क्या लगेगा 10%। जब रिसीव होना है तो फ्यूचर वाला रेट ही लगाएंगे ना। ठीक है, जब ये रिसीव होगा तो टैक्स लगेगा 10%। डन। ठीक है, अब एक छोटी सी एडजस्टमेंट रहेगी, इतनी छोटी एडजस्टमेंट है, वो है ऑन 30 जून 18 OL रिसीव्ड एडवांस रेंट ऑफ 16 मिलियन। यार क्या मुसीबत है भाई तुम्हें, एडवांस रेंट ऑफ 16 मिलियन। तो रेंटल इनकम वर्किंग 12, एडवांस यानी लायबिलिटी 16 मिलियन, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रही है, इनकम के लेजर में इस तरफ कैश आता है। अब टैक्स वाले क्या फरमाते हैं जी, अल्लाह माफ़ करे, रेंट इनकम इज़ टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो अगर रिसीट बेसिस पे हैं तो वो टैक्स वाले क्या कहेंगे, इनकम एक्सपेंस को रिवर्स करो, कैश को रिकॉर्ड करो। इनकम कुछ है नहीं, कैश है, तो इनकम कुछ भी लेस नहीं होगी, लेकिन कैश क्योंकि रिसीव हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा रेंट रिसीव्ड। कितना बच्चों? 16। अब बैलेंस शीट में एडवांस रेंट हमारा नज़र आ रहा होगा ना, 16 रुपये, और टैक्स वाले तो कैश बेसिस पर हैं तो ये हो जाएगा 0, और ये नॉर्मली रेट है, इसके ऊपर कोई डिफरेंट रेट नहीं। ठीक है, सही है जी। बताएं जी, करंट टैक्स क्या आ रहा है? 542.3,
543, ये टैक्स से बल प्रॉफिट आ गया, और इस पर 30% का ये आ गया जी टैक्स से बल प्रॉफिट। तो भाई बहुत सारी, मैं तो कहता हूँ ऐसे सवाल में ज़्यादा नंबर पड़े होते हैं आपके लेने वाले। देख दो एडजस्टमेंट मुश्किल है, बाकी आसान। कितने सारे नंबर आए जी। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 162.9, ठीक है। CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। PPE की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्स से बल टेम्परेरी डिफरेंस रेट 30%, बताते जाओ साथ साथ ही। 16.5 DTL, फिर ये अलग से रिक्वायरमेंट थी ना, ताना था अलग से जी। उसके बाद एसेट ही है ट्रेडमार्क इंटेंजिबल, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो 27 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 30% लगाओ तो 8.1 का डेफर टैक्स लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर वारंटी लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये बन जाएगा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है। 5.7 DTA। अब ये एसिड बनाया हुआ है टैक्स वालों ने, तो कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से एसिड की, ठीक है। 14 फ्यूचर में अलाउ होगा एज अ डिडक्शन, तो डिडक्टेबल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 14 DTD 30% लगाओ तो 4.2 का डेफर टैक्स एसिड। एक्सपेंस पेएबल है, लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो डेफर टैक्स ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इस पे 30% लगा तो डेफर टैक्स एसिड आ गया। आगे तो ज़ीरो है। फिर 35 एसिड की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये टैक्स से बल टेम्परेरी डिफरेंस 10% लगाया तो डेफर टैक्स लायबिलिटी। एडवांस रेंट ये लायबिलिटी है, इसकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ऐसे ही है। 10 दे रहना, मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। कितना परसेंट है जी? जी 4.8 DTA। नेट करके बताओ। 5.6 DTL या A? लें जी, ओपनिंग हमें ऑलरेडी गिवन था, ओपनिंग भी DTL था 25.2, तो वर्किंग नंबर पता नहीं केड़ा चल रहा है, 10 नहीं है, ऐसे ना करो, गल वध गई है। वर्किंग 13, इसलिए भाई अलग क्लास रखी इसके लिए, सवाल के लिए। DTL ओपनिंग 25 लाइबिलिटी है 25.2 और क्लोजिंग 5.6, अभी अभी हमने निकाला है, तो DTE 19.6। नोट बना लेते हैं जी। टैक्सेशन, इसमें कोई नंबर 37.1 टैक्स एक्सपेंस आ गया, टैक्सेशन लिख दिया ऊपर। टैक्स एक्सपेंस CTE डेबिट, CTP क्रेडिट 162.9 से। फिर DTL/A डेबिट, सिर्फ L भी लिख सकते थे, लाइबिलिटी थी दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। DTL डेबिट और DTE क्रेडिट रिवर्सल है 19.6 पॉजिटिव। DTE बताएं जी 143.3। 37.2 में रेकन्सिलिएशन ऑफ PBT विद टैक्स
बड़े अलार्म लगाए हैं तुम। मैंने कहा था 10 मिनट में सवाल हो जाएगा, हो गया। पीबीटी नहीं, मतलब 2 बजे के बाद 10 मिनट जी। पीबीटी 508, टैक्स रेट 30%, टैक्स आ गया 152.4। अब 2 नहीं 3 चीज़ें मसले वाली हैं। एक तो ये डोनेशन है, दूसरा ये कमीशन इनकम है, और तीसरा डिविडेंड भी है। इन दोनों में तो आपने टोटल रेट ही देखना है, लेकिन डिविडेंड में कुछ लगना था, सिफर नहीं था, कुछ लगना था, डिफरेंट लग गया। देखो ना, ये 5 रुपये, पहले तो ये देख लो कि जो इधर हो रहे हैं यहाँ पे भी वैसे ही करना है, ठीक है ना। ऐड डोनेशन लेस कमीशन लेस, पहले तो ये डिसाइड कर लिया ना कि जो वहाँ पे आ रहा होता है वो यहीं पर। अगली बात 5 और 12 35। अच्छा अब इधर देखो, डोनेशन कभी भी अलाउ नहीं होना, परमानेंट डिफरेंस है। अब ये 508 में पड़ा था, 30% लगा, तो इस पर भी 30% लग गया, जबकि हम कह रहे हैं इस पर 30% ही नहीं लगना चाहिए था। तो 5 का 30%, ठीक है, 1.5 ऐड हो गया। आगे 12 कमीशन 12 का एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगना था, लेकिन चूंकि 508 में पड़ा था, हमने निकाला ना, तो इसके ऊपर भी 30% लग गया। तो कितना ज़्यादा लग गया? नहीं, कितने परसेंट ज़्यादा लग गया? 30%। तो ये पूरे का पूरा 30% जी, ये माइनस हो गया। और मोहतरम डिविडेंड जो हैं उन पे इस 508 में पड़े होने की वजह से 30% लग गया, जबकि 10% उन पे लगना भी चाहिए था। तो कितना ज़्यादा लग गया? तो 20% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो कितना आता है? एग्जैक्ट 7 जी, सेव हो गया। सुभान अल्लाह, इतने लंबे सवाल भी बैलेंस हो जाते हैं जी। कोई बात नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। चलो जी, आप फिर होमवर्क क्या लोगे? चलें ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन दोबारा कर लीजिएगा, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। इधर ले आएँ जी, पहले उधर एक बार पूरा फ्रेम लगाएं, उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेम लगा दें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इधर ले आओ जी, अल्लाह हाफिज़ इंशाअल्लाह।